इस साल नॉर्थ ईस्ट भारत के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए नागालैंड और मेघालय पहुंचे। पीएम मोदी ने शुरुआत नागालैंड के दीमापुर से की, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित कर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। आगे पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की सोच और विचार जनता के सामने रखी। साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की राजनीति होती थी, लेकिन अब डिवाइन की राजनीति होती है। नागालैंड के बाद पीएम मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलोंग में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये राज्य अपने आप में खास है। जब मेघालय की बात होती है तो मेघालय के लोगों का जिक्र होता है। पीएम मोदी ने शिलोंग में रोड शो भी किया। बिहार की राजनीति में सियासी घमासान जारी है, लेकिन इस बवाल के बीच बिहार की नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 8.5 साल के बाद देश का नाम हिजड़ों की फौज में आ जाएगा। 8.5 साल बाद पुराने सैनिक रिटायर हो जाएंगे और कमान अग्निवीरों के पास आ जाएगी। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने मंत्री के विवादित बोल पर आपत्ति जताई है। दरअसल भारतीय सेना में युवाओं को शामिल करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है। ये एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत आवेदकों को अग्निवीर पद के लिए भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी भर्ती की जाएगी। हालांकि इनकी भर्ती 4 साल के लिए होगी और 4 साल बाद 75% युवाओं को घर भेज दिया जाएगा और सिर्फ 25% युवाओं को ही स्थायी भर्ती दी जाएगी। केंद्र ने 14 जून को इस नई योजना की घोषणा की थी। बिहार की महागठबंधन वाली सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपसी तकरार से लेकर बागी हुए नेताओं की तस्वीरें जनता ने देखी, लेकिन इस बीच बिहार में 23 और 24 फरवरी को महागठबंधन की रैली है और इस रैली में कांग्रेस को नहीं बुलाया गया है। इसे लेकर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने आरजेडी और जेडीयू को नसीहत दे दी। दिल्ली से पटना पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के रिस्पेक्ट के बगैर देश में कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो आपसे लाख गुना अच्छी बीजेपी है जो छोटी पार्टियों का सम्मान करती है। तो वहीं पप्पू यादव के इस बयान के बाद राजनेता कांग्रेस पर सवाल उठाने लगे, जिसके बाद पप्पू यादव ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और लिखा कि प्रधानमंत्री से डिसलॉयल होना गुनाह है, तो मैं पीएम के प्रति डिसलॉयल होने का ऐलान करता हूं। अडानी दास सरकार के खिलाफ हम सब बागी हैं। पप्पू यादव के हमले के बाद आरजेडी जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। बता दें कि महागठबंधन की रैली 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होगी। रैली में खुद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले दिखाई देंगे। इस दौरान न सिर्फ सीमांचल कोसी के नेता बल्कि महागठबंधन के सभी शीर्ष नेता एक दूसरे के साथ मंच साझा करेंगे। आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का एक बड़ा कारण है। ये टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से पाक में लगातार बढ़ रहे आर्थिक संकट के बीच आई है। अपने एक बयान में उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा कि कोई भी देश अपनी समस्याओं से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक उसका मुख्य मकसद सिर्फ आतंकवाद है। दरअसल विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एशिया आर्थिक संवाद के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर से जब सवाल किया गया कि क्या भारत मुसीबतों का सामना कर रहे अपने पश्चिमी पड़ोसी की मदद करेगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आतंकवाद भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य मुद्दा है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने जवाब के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद को आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वाले देश के रूप में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की सलाह दी है। गौरतलब है कि भारत में सबसे बाधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को जनवरी में वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। भारत ने 2021 और 22 के दौरान अपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकता में पाक स्थित आतंकवादियों की सूची बनाई थी और इस सूची में कुल 5 नाम शामिल थे।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी और फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत का मुद्दा दिन भर छाया रहा। अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आरोपी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। उम्मीद है कि आगे से वे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल पवन खेड़ा ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने पीएम मोदी को नरेंद्र गौतम दास बताया था। खेड़ा के इस बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश और असम में भी मामला दर्ज कराया गया था। असम पुलिस ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर रायपुर जाने वाले प्लेन से पवन खेड़ा को उतारा था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पर कांग्रेस ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करार दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद द्वारका कोर्ट ने भी उन्हें रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मंगलवार तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तरफ से खेड़ा को चेतावनी भी दी गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खेड़ा के वकील सिंधवी से कहा कि हमने आपको संरक्षण दिया है, लेकिन बातचीत और बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर सिंधवी ने कहा कि कांग्रेस भी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती है। दरअसल कंफ्यूजन था कि असल नाम दामोदर दास है या कुछ और। इसके बाद कोर्ट में पवन खेड़ा ने बिना शर्त के माफी मांग ली, जिसके बाद पवन खेड़ा अब कांग्रेस के रायपुर में आयोजित अधिवेशन में शामिल हो सकते हैं। टीवी एक्ट्रेस मनुल को लीड शो अलीबाबा एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2 में फीमेल लीड रोल के लिए चुना गया है। एक्ट्रेस ने अपने कैरेक्टर राजकुमारी मर्जीना के बारे में बात की और बताया कि कैसे वो लेट एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के निभाए गए पिछले रोल से नया और अलग बनाएंगी। मनुल ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं मर्जीना का मेन कैरेक्टर प्ले करूँगी, जिसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है। मैं इस रोल को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और ग्रेटफुल हूँ। एक्ट्रेस ने टीवी में अपना डेब्यू एक थी रानी एक था रावण से किया था। उसके बाद वो तेनालीरामा, ब्रिज के गोपाल जैसे शो में नजर आई। अलीबाबा एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2 की स्टोरी में नया ट्विस्ट आएगा। शो में दिखाया जाएगा राजकुमारी मरियम का नया चेहरा होगा और अब राजकुमारी मरियम का नया नाम राजकुमारी मर्जीना होगा। एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2 सोनी सब पर ऑन एयर होता है। कानपुर देहात में 13 फरवरी को मड़ौली में अतिक्रमण हटाने के दौरान लगी आग से मां बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का रिएक्शन लिया। रिएक्शन के दौरान एसआईटी टीम ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी भी करवाई है। 13 फरवरी को झोंपड़ी के अंदर जलकर प्रमिला और उसकी बेटी नेहा की दर्दनाक मौत हो गई थी। पूरी घटना की जांच के लिए तत्काल शासन के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। घटना के बाद से लगातार एसआईटी कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। इनमें पहला मुख्य सवाल था कि आग कैसे लगी और क्या आग से मां बेटी को बचाया जा सकता था। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एसआईटी ने पूरी घटना का रिएक्शन किया। रिएक्शन के दौरान बकायदा एक झोपड़ी बनाई गई। झोपड़ी के अंदर 2 पुतले रखे गए थे। आग ने कैसे विकराल रूप लिया, इसको देखने के लिए जेसीबी से छप्पर को भी पलटा गया। रिएक्शन के दौरान फोरेंसिक टीम ने भी घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए। प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि घटना से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब रिएक्शन के दौरान एसआईटी को मिल गए हैं। एसआईटी जल्द ही पूरी घटना की जांच रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज देगी। कानपुर देहात की मैथा तहसील के मड़ौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत थी। 13 फरवरी को एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद पुलिस और राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इस दौरान जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने के साथ ही छप्पर गिरा दिया। इससे छप्पर में आग लग गई। आपको बता दें कि आग से वहां मौजूद प्रमिला और उनकी बेटी नेहा की आग की चपेट में आने से जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए थे। पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर एसडीएम लेखपाल और थाना प्रभारी समेत 39 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जेसीबी चालक और लेखपाल अशोक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले की जांच के लिए शासन के निर्देश पर एसआईटी गठित है।